हेलो यूपीएससी एस्पिरेंट्स। देखो अभी हम पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन ईयर 2006, ठीक है, इसके पेपर 1 का सेक्शन ए ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 है। यहाँ इस वीडियो के माध्यम से हम क्वेश्चन को रीड करके ये जानने का प्रयास करेंगे कि क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे गए हैं। मेक्स योर क्वेश्चन एज इट इज़ रिपीट नहीं होंगे, लेकिन क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट रिपीट होता ही होता है, ठीक है। जैसे अभी यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट मैं अभी वर्ड्स को हाईलाइट करता हूँ, जैसे फेडरलिज्म, संघवाद की जो अवधारणा है, इससे कई बार क्वेश्चन पूछे गए। कोलाइजन पॉलिटिक्स है, इस पर भी कई बार पूछे गए। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो गया, पंचायती राज हो गया, ठीक है, इंडियन ब्यूरोक्रेसी हो गया, इससे संबंधित कई बार क्वेश्चन जो है पूछे जा चुके हैं और इन फ्यूचर आगे भी पूछे जाएंगे, इसकी पूरी संभावना है। देखो, कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट का जो टॉपिक होता है, वो कोई भी टॉपिक आप देख लो सिलेबस में, उस सिलेबस के हिस्से को जब आप पढ़ोगे, कोई भी कॉन्सेप्ट, चाहे कुछ भी आप इलेक्शन कमीशन, सीएजी, ठीक है, यूपीएससी, या कोई भी कॉन्सेप्ट आप देखोगे वहाँ, या कोई वेस्टर्न थिंकर हो, इंडियन थिंकर हो, थ्योरी हो, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स हो, जो भी आप पीएसआईआर के ऑप्शनल सब्जेक्ट में पढ़ते हो, तो वो बार बार जो है एज इट इज़ रिपीट नहीं होते उसके कॉन्सेप्ट, लेकिन घुमा फिरा के, क्योंकि भाई टॉपिक लिमिटेड है, आपको उसी क्वेश्चन को घुमा फिरा के बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन सेकंड में देखो क्या पूछा है कि डिस्कस वेदर द कोलाइजन पॉलिटिक्स हैज़ लीड टू डिफरेंट पैटर्न ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया। देखो अभी तो खैर 2 टर्म से प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है फुल मेजोरिटी में है, लेकिन स्टिल उनका जो कोलाइजन था एनडीए का, वो अभी भी है, ठीक है। यूपीए का कोलाइजन एक नया बना है, उसको इंडी गठबंधन कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ कहने के लिए बोल रहा है कि जो कोलाइजन पॉलिटिक्स है, मिली जुली जो सरकार है और मिली जुली जो राजनीति है, मतलब मिली जुली सरकार या राजनीति कब होती है? जब कोई भी सरकार पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाने में असक्षम होती है, तो जो अदर पार्टियां हैं वो एक साथ आकर सरकार का गठन करती है, ठीक है। कुछ पार्टियां जो है सरकार में सम्मिलित होती है, कुछ पार्टियां जो है बाहर से समर्थन देती है। तो एक लंबे दौर से लगभग कह सकते हो कि 80 के बाद से जो है एक 2-3 दशक तक जो है कोलाइजन गवर्नमेंट की सरकार बनी, ठीक है। यूपीए की सरकार जो हो गई थी और एनडीए की सरकार जो अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल था या फिर मनमोहन सिंह का शासनकाल था, ये आप एक एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हो कि कोलाइजन गवर्नमेंट कैसे काम करती है। और संघवाद को एक प्रकार से यह मजबूत भी करता है, क्योंकि जो रीजनल पार्टी अब केंद्र के सरकार में जो है सहभागी बन रही है। एक समय था कि कांग्रेस का ही जो है सिस्टम चलता था और कांग्रेस ही जो है पूरे देश में फैली हुई थी, उसकी पूर्ण बहुमत की सरकार थी। लेकिन कोलाइजन गवर्नमेंट में जो है रीजनल पार्टी पार्टिसिपेट करती है, गवर्नमेंट के अंदर होती है, मंत्री बनते हैं, तो रीजन के कंसर्न हो गए, रीजन के डेवलपमेंट के दृष्टिकोण में ये बहुत अच्छा है। और कई बार लोग इसकी बुराई भी करते हैं कि सब बस कुर्सी और पैसे की चाह करते हैं, इसमें बहुत सारे करप्शन वगैरह होते हैं। तो आपको मालूम ही होगा कैसे 2G व्यापम में स्पेक्ट्रम करप्शन वगैरह हुआ, ठीक है। तो ये सब चलते रहते हैं, तो राजनीति को प्रभावित करती है और संघवाद को भी प्रभावित करती है। और भारत में संघवाद की जो अवधारणा है, ठीक है, वो कोलाइजन गवर्नमेंट जो है एक डिफरेंट पैटर्न की ओर ले जाती है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लो कि हाईलाइट द इम्पैक्ट ऑफ 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑन द वर्किंग ऑफ पंचायती राज इन इंडिया। अब 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो गया या 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो गया, ये दोनों संवैधानिक संशोधन है और ये भारत की राजनीति में एक लैंडमार्क जो कह सकते हो कि माइलस्टोन है। और ख़ास करके ग्रास रूट डेमोक्रेसी को पेनिट्रेट करने के लिए और ग्रास रूट लेवल पे लोकतांत्रिक मूल्य जो है वो और फलीभूत हो, इसको देखते हुए ये बहुत बड़ा कदम है। और जो स्वराज की बात करते हैं, ग्राम स्वराज की बात महात्मा गांधी ने किया, और जो भी लोकल गवर्नमेंट की, लोकल गवर्नेंस की बात करते हैं, तो उसके दृष्टिकोण में, ठीक है, एक प्रकार से कह सकते हो कि पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत। और 74th के तहत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो नगर पंचायत शहर वगैरह में होता है वो, तो ग्राम पंचायत के लिए संवैधानिक जो संशोधन 73वां था, वो बहुत ही एक लैंडमार्क अचीवमेंट था। और इसमें हम देखो बहुत जो है सफलता भी अर्जित की हैं। 1/3 जो है रिजर्व रहता है महिलाओं का, तो महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़े, महिलाओं का एम्पावरमेंट हो। फिर SC ST OBC का भी रिजर्वेशन होता है, तो उनका भी प्रतिनिधित्व हो। तो ग्रास रूट से लेकर हम डेवलपमेंट की जो स्कीमें होती हैं वो सही रूप से वहाँ जो है उसका इम्प्लीमेंटेशन हो, गांव के स्तर पर भी जो गांव की समस्याएं हैं उसका वहाँ निराकरण हो, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप्स है, ठीक है, भारत की लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने के लिए, ठीक है। और है क्वेश्चन नंबर 4 देख लो कि क्रिटिकली एग्जामिन द रोल एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियाज ब्यूरोक्रेसी इन नेशन बिल्डिंग। देखो
ब्यूरोक्रेसी जो है अंग्रेजों के ज़माने से चला आ रहा है, ठीक है। तो ब्यूरोक्रेसी को और ख़ास करके इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो ब्यूरोक्रेसी सही मायनों में आपको मैं बताऊं कि ये जैसे भारत है, तो भारत में शासन जो है नेता कम और ब्यूरोक्रेट्स ज़्यादा करते हैं। एक समय था कि लाल फीताशाही का बहुत ही दबदबा था और इंस्पेक्टर राज सिस्टम था, लेकिन लिबरलाइजेशन के बाद इसकी थोड़ी गरिमा में तो कमी नहीं आई है, लेकिन पावर्स थोड़े थोड़े इरोज हुए हैं, ये बात को मैं स्वीकारता हूँ। लेकिन फिर भी अभी भी देखो, कानून बनाना हो तो ब्यूरोक्रेसी, ठीक है, कोई भी चीज़ करना हो, लॉ एंड ऑर्डर संभालना हो तो ब्यूरोक्रेसी, हर क्षेत्र में ब्यूरोक्रेसी का योगदान है और हर क्षेत्र में ब्यूरोक्रेट्स हैं, ठीक है। तो एक प्रकार से कह सकते हो कि यह जो देश है वो बिना ब्यूरोक्रेट्स के चल ही नहीं सकता, एक मायने में आप कहो तो इसके कुछ नकारात्मक पहलू भी होते हैं कि ये लोगों के द्वारा चुने नहीं जाते हैं, ये सिलेक्टेड होते हैं, नॉट इलेक्टेड। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, इसके रोल को और कंट्रीब्यूशन को हमें लिखना है।